dear students, welcome back. Today we are going to start our session with government budget and their objectives. Government budget, what is the meaning of government budget? What are the objectives of government? We are going to discuss on these topics. So let us start with the meaning of government budget. Before starting the meaning of government budget, let's understand the meaning of budget first. Budget होता क्या है? Have you heard this word from your home, from the relatives, from न्यूज़पेपर्स फ्रॉम योर टेलीविजन, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया यू आर यूजिंग है ना, उन सब जगह से क्या आप लोगों ने कभी बजट का वर्ड, ये बजट वर्ड सुना है? आई थिंक सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जो बजट वर्ड को सुना है वो अपनी फैमिली से सुना है, अपनी मदर अपने फादर से सुना है। इसका मतलब क्या है, जब भी फादर की सैलरी आती है, ठीक है, तो आपकी फैमिली मतलब आपकी मदर जो है और फादर जो है वो क्या करते हैं, बजट को बनाने लग जाते हैं। बजट का मतलब वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी इनकम होती है, फादर की जो सैलरी आती है, मदर की जो सैलरी आती है, उस सैलरी से वो लोग प्लान करते हैं कि हमें इस मंथ में किस किस को पैसा देना है, दूध वाले को पैसा देना है, या फिर हम लोगों को बच्चों के एजुकेशन के लिए उनकी फीस वगैरह, उनकी स्कूल की फीस वगैरह देनी है, कोचिंग की फीस देनी है, या फिर बुक्स परचेज करनी है, या फिर घर का राशन भरना है। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, हम लोग प्लान करते हैं अपनी उस इनकम से। यानी कि बजट में क्या होता है, बजट इज अ स्टेटमेंट इन विच वी आर मैनेजिंग आवर इनकम एंड वी आर मैनेजिंग द एक्सपेंडिचर्स। क्लियर? इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को मैनेज करते हैं, है ना, और अपने एक्सपेंडिचर्स को भी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि जो मेरी इनकम कहाँ से आ रही है और मैं उन इनकम को कैसे कैसे खर्च कर सकता हूँ, उसका एक एनुअल स्टेटमेंट या मंथली स्टेटमेंट हम लोग बना के रखते हैं। उसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बजट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द गवर्नमेंट बजट. Government budget is an annual statement showing item-wise estimates of government revenue and expenditures during a fiscal year that is 1st April to 31st of March. इसका मतलब है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल मींस ये ईयरली स्टेटमेंट होता है, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एनुअल स्टेटमेंट शो करती है, आइटम वाइज स्टेटमेंट शो करती है, जिसमें वो क्या करती है, जो भी उसकी रेवेन्यूज होती है, जो भी उसके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज होती है, कहाँ से रेवेन्यू आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की अगर रेवेन्यू हो रही है तो वो टैक्सेस से हो सकती है, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह से उनके पास आ सकते हैं, या उनकी कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज चल रही है, वहां से उनके पास पैसा आ सकता है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। उस रेवेन्यू को वो किस किस तरीके से खर्च करने वाले हैं, ठीक है, खर्च करने का मतलब वो ज्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पैसों को खर्च करती है, ठीक है, या फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि अपनी जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री चल रही हैं उनको और प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वो क्या करती है, उन पैसों को यूटिलाइज करती है। क्लियर? सो government budget is an annual statement showing item-wise statements of government revenue and expenditure during a fiscal year, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट is an annual statement showing item-wise estimates of government revenue and expenditure during a fiscal year that is 1 April to 31 March. Clear? Now लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ये गवर्नमेंट बजट को बनाती है? देखिए, आप लोगों ने हर फरवरी मंथ में ये सुना होगा कि गवर्नमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करने जा रहे हैं, अपने बजट को पेश करने जा रहे हैं, या रेलवे मिनिस्टर अपने बजट को पेश करने जा रहे हैं, हमारी नई ट्रेनें आएंगी, या यहाँ पे पैसा लगाया जाएगा। तो इस तरीके की हम लोग बजट की वर्डिंग सुनते हैं। तो वो उद्देश्य, वो ऑब्जेक्टिव कि किस तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए और गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी एस्टिमेट हो जाए और उसको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर लें, तो वो उसके उद्देश्य होते हैं। वो कौन कौन से उद्देश्य, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को लेकर के अपने बजट को पेश करते हैं। लेट्स मूव टू द पॉइंट्स। फर्स्ट वी हैव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन दिस प्रोसेस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस व्हाटएवर गवर्नमेंट इज हैविंग एज अ रिसोर्स। मान लेते हैं गवर्नमेंट के पास में रिसोर्स के तौर पे लैंड है। क्लियर? हम लोग इसका एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। क्लियर? लैंड हमारे पास है, यानी गवर्नमेंट के पास में लैंड है। अब उस लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज करें, अपने बजट में किस तरीके से पेश करें कि एक तो बेनिफिट भी हो जाए और दूसरा सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए। तो सोसाइटी का अगर वो वेलफेयर करना चाहता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, इस रिसोर्स से हॉस्पिटल्स ओपन करता है, ठीक, स्कूल्स ओपन कर सकता है, या फिर वो पब्लिक टॉयलेट्स को बना सकता है,
ठीक है। इससे क्या होता है, इन सब चीजों से सोसाइटी का वेलफेयर यानी सोशल वेलफेयर हुआ। और अगर गवर्नमेंट को अपने लिए क्या बोलते हैं, अब देखो सीधी सी बात है, अगर सोसाइटी को का वेलफेयर करना है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट करानी पड़ेगी। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव को भी उसे फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, सेकंड उसने क्या किया, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इस लैंड को यूज किया। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए लैंड कैसे यूज कर सकता है, वो यहाँ पे अपनी कोई फैक्ट्री ओपन कर सकता है, ठीक है, इंडस्ट्री ओपन कर सकता है, जिसमें वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट से जो भी अर्निंग होगी, जो बेनिफिट होगा, उसे वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज कर सकता है। इसका मतलब रिसोर्स के तौर पे अगर मान लो लैंड को, तो लैंड को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अनदर इज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। सो दिस इज द वे दैट गवर्नमेंट एलोकेट इट्स रिसोर्सेज। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, यूटिलाइज करती है। सेकंड वी हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आई है, वो बजट में किस तरीके से उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करे। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन मींस इनकम एंड वेल्थ को किस तरीके से वो यूटिलाइज करे कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर भी हो जाए और हमें प्रॉफिट मोटिव जो है वो भी हमारा पूरा का पूरा हो जाए, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में दो तरह के लोग, दो तरह की सोसाइटी ज्यादातर मानी जाती है। एक हम लोग मानते हैं रिच, अनदर इज पुअर। रिच, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। आप सबको पता है वी आर हैविंग इनइक्वालिटी इन बिटवीन रिच एंड पुअर। सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में किसके पास में, कहां पर है, कहां पाई जाती है, रिच एंड पुअर के पास। दो तरह की सोसाइटीज है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है। इसी इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में, ठीक है, अपने गवर्नमेंट अपने बजट में इस इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें पेश करती है किस तरीके से हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें कि रिच और रिच ना हो जाए और पुअर और ज्यादा पुअर ना हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो भी उसकी रेवेन्यू होती है वो क्या करती है, पुअर्स को उसके बदले में सब्सिडीज प्रोवाइड करा देती है, ठीक है, या फिर उनको लोन प्रोवाइड कराती है, वो भी लो इंटरेस्ट पे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो पुअर हैं वो अपनी मनी को कुछ सेव करके अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर लेते हैं, और सब्सिडीज मिलने के बाद में पुअर की अपनी मनी जो है, इनकम जो है वो क्या होती है, थोड़ा बच जाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उनको जो वेलफेयर का काम है गवर्नमेंट ने दिया, जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकेंगे तो वो कुछ लेवल तक अपनी पुअरनेस को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और अपनी सोसाइटी में जो उनकी स्टैंडिंग है, जो उनका सोसाइटी में जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। उसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट रिच पीपल की तरफ क्या करती है, गवर्नमेंट इम्पोजिंग हायर टैक्सेस। वो क्या करती है, हायर टैक्सेस उनके ऊपर लगाती है, ठीक। इससे क्या होता है कि जो रिच हैं वो और रिच ना हो सके, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी जो रेवेन्यू होती है उस रेवेन्यू के ऊपर में उनके ऊपर हायर टैक्सेस लगाती है, ताकि उनकी जो इनकम है, ठीक, उसका कुछ पार्ट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चली जाए, जिससे वो और ज्यादा रिच ना हो जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट में पेश करती है कि किस तरीके से हम लोग इस तरह के सेक्शंस को, जो वेल्थ और इनकम है, उसे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे जो ये इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट मींस अगर हम मान लेते हैं वी आर हैविंग टू सिचुएशंस, AD इज ग्रेटर देन AS एंड AD इज लेस देन AS। ये दो सिचुएशंस आपने पढ़ी थी लास्ट सेशंस में कि व्हेनेवर वी आर हैविंग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, जब भी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की सिचुएशन है, अगर वो इक्वल है देन जो इकोनॉमी हमारी वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन जहां पे हमारे पास ये दो कंडीशन आती है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही होती है, या फिर वाइस वर्सा करते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन से हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो इसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में कुछ चीजें पेश करती है, ठीक है।
अपने कुछ पॉलिसीज बनाती है, बजटरी पॉलिसीज बनाती है, जिसको क्या करती है, अगर हमारी इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन आती है, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जब भी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर देती है और टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस किया, यानी कि सब्सिडीज प्रोवाइड करना कम कर दिया या फिर वेलफेयर का काम कम कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे जो इकोनॉमी में लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के पास में जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब परचेसिंग पावर उनकी कम होगी तो उनके पास मनी बचेगा नहीं, अब मनी बचेगा नहीं तो वो अपनी एडिशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और जहां एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हेन टैक्सेस इंक्रीजेस, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को इंक्रीज करती है। कब, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है। जब टैक्स को इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो अगेन लोगों के पास में से जो परचेसिंग पावर है उसे वो रिड्यूस कर देगी, यानी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि उन्होंने उनका जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू कुछ पार्ट क्या है, टैक्स के रूप में चला गया। टैक्स के रूप में चला गया तो उनके पास परचेसिंग कैपेसिटी क्या हो गई, कम। तो वहां पे हम इस सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। सेकंड वी हैव एडी इज लेस देन एएस, जब एडी लेस देन होगी एएस से, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कंडीशन में गवर्नमेंट करेगी अपनी जो एक्सपेंडिचर है उन्हें इंक्रीज, और जो उनके टैक्सेस हैं उन्हें क्या कर देगी, डिक्रीज, ताकि लोगों के पास में पैसा बचे, और जब पैसा बचेगा तो वो ज्यादा ज्यादा डिमांड को करेंगे। तो वहां पे जो एडी है वो अपने आप ही क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो इससे दो सिचुएशंस, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, और अपनी इकोनॉमी जो है वो स्टेबिलिटी कंडीशन पे आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब हो गया, इट इज अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के लिए, यानी कि लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट कर सकती है, बाय इन्वेस्टिंग ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज मतलब हो गया जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई सोसाइटीज हैं, एजेंसीज हैं, उनमें वो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कहां पे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, तो जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ओपन हुई, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ओपन हुई, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्लियर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने बजट में ये चीज पेश करती है, बताती है कि हम लोग अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ मतलब आपको पता है कि हमारी सोसाइटी कुछ इस तरीके की है कि जहाँ पे कई जगह ऐसे जो अंडर डेवलप्ड है, उन अंडर डेवलप्ड एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में अमाउंट को पेश करती है कि हम अपने रेवेन्यू का कुछ पार्ट ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज में लगाएंगे जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ ग्रोथ कर सके, उनकी जीडीपी को बढ़ा सके, अपनी जीडीपी को बढ़ा सके। क्लियर। तो जैसे बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है ऐसे एरिया में जो अंडर डेवलप्ड है। तो वहां पे क्या है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन हो सके, जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, तो वहां पे क्या होगा, वो अंडर डेवलप्ड एरियाज जो है वो क्या होने लग जाएंगे, डेवलप होने लग जाएंगे। क्लियर। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की गवर्नमेंट बजट क्या करती है, इन ऑब्जेक्टिव्स से लेकर के वो अपने बजट में इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वो बजट को पास करती है। इसके अलावा भी वी आर हैविंग सो मेनी पॉइंट्स लाइक इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट में कुछ न कुछ पॉलिसीज को, बजटरी पॉलिसीज को पेश करती है। क्लियर। सो वी हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट।